ओके, नाउ डे 5। तो इसमें हमारे पास आज हमें करने हैं 2 से 2 चैप्टर्स, एक तो प्लानिंग और दूसरा स्टाफिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पहला चैप्टर किया था तो हमने कहा कि मैनेजमेंट फंक्शंस होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये पूरा साइकिल होता है। ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट है। कोई भी न्यू बिजनेस के लिए प्लानिंग में भी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, लेकिन एक ऑनगोइंग बिजनेस के लिए प्लानिंग इज नॉट द फर्स्ट फंक्शन। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग होता है टू थिंक इन एडवांस, मतलब हम फ्यूचर के लिए अभी से सोचने लग जाएं कि हमें क्या फ्यूचर में चाहिए, हम आज कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, ये हमारे लिए प्लानिंग है। यही होती है ना प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? टू थिंक इन एडवांस। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन प्रेजेंट व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल उन्होंने क्या बोला कि प्लानिंग इज चॉकिंग आउट अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको नोट डाउन करना, उसको जॉट डाउन करना। द रिजल्ट एनविस्टेज्ड, द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू एंड मेथड्स टू यूज, ये सब प्लानिंग है। मतलब इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो यानी कि अगर हम फीचर्स की बात करें कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, तो प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं? इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसमें कंट्रीब्यूट करता है प्लानिंग। इट इज प्राइमेसी। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब व्हेन एवर यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर एनी कोर्स ऑफ एक्शन, आपके लिए प्लानिंग मस्ट है। अभी आज पीई का पेपर देकर आए, उससे पहले ईपी का पेपर दिया, या साल के शुरू में भी आपने साल के शुरू में एक प्लानिंग की होगी, फिर आपने अभी पेपर के बाद कोई प्लानिंग की होगी। तो इस तरह से आप प्लानिंग करते जा रहे हो कि हमें आगे क्या करना है। तो कुछ भी करने से पहले एक पेपर एग्जाम खत्म होता है, फिर हम दूसरे एग्जाम के लिए प्लान करने लग जाते हैं। तो ये प्लानिंग ही तो हुई ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसीलिए प्लानिंग को हम कहते हैं कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमारी फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, परवेसिवनेस, ये वर्ड पहले भी आया है और चैप्टर्स में भी आता है। परवेसिवनेस का मतलब हो गया एट ऑल लेवल्स, यानी कि एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए प्लानिंग जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंसी चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए, तो ही हम प्लानिंग कर पाएंगे। और जब आपको कोई काम गड़बड़ होता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? कुछ प्लान नहीं किया था क्या, ये बोलते हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। अब इंपॉर्टेंस की बात करें कि व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, उनको एक स्पेसिफिक अटेंशन देने में प्लानिंग हेल्प करती है। ठीक है, ऑफसेटिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने में प्लानिंग हेल्प करती है। और क्या? कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड्स, एक बेस प्रोवाइड करती है। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को रिड्यूस करती है। अनसर्टेनिटीज जितनी भी हैं उनको ऑफसेट करती है, जो भी चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस जो होता है वो चलता अनसर्टेनिटीज पे ही है, और अनसर्टेनिटीज को हम पूरी तरह से खत्म कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन अनसर्टेनिटीज को कोप अप करने के लिए, उनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमम करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, प्लानिंग की वजह से हम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पर भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज आपने पहले से प्लान किया। तो नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि अगर हमारे पास एक टाइम मार्जिन हो गया कि जब एक्चुअल एक्टिविटी होनी है तब तक हम कुछ और सोचते हैं और हमें लगता है कि दैट इज मोर फ्रूटफुल,
तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले अपने क्लासेस का प्लानर बनाया, तब हमने सोचा कि हम ईपी वाले दिन, फिजिकल वाले दिन क्लास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम 2-3 दिन क्लास नहीं कर पाए क्योंकि उनके बीच में गैप कम था, तो हमें टाइम था। अब अगर ये हम रखते ही नहीं मार्जिन, अपनी प्लानिंग रखते ही नहीं, हम सोचते डेली देख लेंगे, जितना होगा उतना कर लेंगे, तो इसका मतलब हम ये प्लान ही नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने डेज को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। क्योंकि प्लानिंग हमने की है तो हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो इन सेम डायरेक्शन चलते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी इन डायरेक्शन, हम यूनिटी इन डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कॉमन वे में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन जो भी आता है उस क्वेश्चन में यही होता है कि आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और उनके साथ साथ आपको ये फोकस रखना है कि उन कीवर्ड्स में आप इंपॉर्टेंस है या फीचर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें तो वो भी फीचर्स ही है, मतलब कोई अलग से कुछ नहीं है। तो ये मत सोचना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग तो सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में नहीं है वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा दिमाग से बाहर निकाल के रखना। बड़े खुश हो जाते हैं, अरे तो सिलेबस में नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है जर्नी। ठीक है, फिर हमारा आता है कि प्रोसेस क्या है। अब जब भी प्रोसेस वाले क्वेश्चंस को आप प्रेजेंट करोगे तो एक तो ये ध्यान रखना कि एक प्रोसेस वाले क्वेश्चंस में कभी भी मार्क्स का इम्पैक्ट नहीं आता, चाहे वो 3 नंबर का हो चाहे वो 6 नंबर का हो। प्रोसेस लिखना है तो पूरा ही लिखना है। अगर आपसे प्रोसेस मांगा है, हाँ ये बोला है कि पहले 2 स्टेप लिखो, या आपको किसी केस स्टडी में बोला कि 2 स्टेप्स केस स्टडी में होगा, इसके आगे के 2 स्टेप लिखो, लास्ट के 2 स्टेप लिखो, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको ऐसा बोल दिया कि प्रोसेस पूरा ही लिखना है, तो फिर ये मत सोचो कि हमारे कम मार्क्स का है तो हम कैसे लिखें। उसमें वर्ड लिमिट मैटर नहीं करती, ज्यादा लिखना ही पड़ेगा। कोशिश करो कि 6 नंबर का क्वेश्चन में अगर पूछा है तो डायग्राम या तो स्टेयर्स की फॉर्म में या एरोस की फॉर्म में प्रोसेस का डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस में स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना कि व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, जैसे इको में तो आप कहते हो कि डायग्राम बाद में बनाना चाहिए, तो बीच में भी बाद में नहीं, मैं तो शुरू में ही कहती हूँ। ये जिस तो भी डायग्राम बन सकता है, आपको ना डायग्राम ग्राफ होता है। अच्छा, तुम जो बात कर रहे हो ना इको की, वो डायग्राम्स की बात कर रही हूँ। उसमें तो जो चार्ट, वो फ्लो चार्ट्स की बात नहीं कर रही मैं। जो आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम्स वगैरह हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो एंड में बनाने चाहिए। मतलब ऐसे फ्लो चार्ट ये तो पहले ही बनाने चाहिए। ठीक है, मैंने वही किया है हमेशा से। ठीक है, तुम कुछ कह रही थी ऐश? मैं पूछ रही थी इस पे जिस पे भी वो बन सके डायग्राम और फ्लो चार्ट सब में डाल देना। सब में डाल दो, सब में डाल दो, बेस्ट होती है। क्योंकि अगर 4 नंबर का है तो आपने सारी हेडिंग्स लगे प्रॉपर लिख दी, 2 नंबर तो मिल ही गए। अब आपको सिर्फ 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, तो बहुत आसान होता है बिजनेस स्टडीज में मार्क्स को स्कोर करना। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमने बस अच्छा दिखने के लिए बना लिया, बाकी तो हो चाहे नहीं हो। अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ताकि आप उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बना सको और कंट्रोलिंग में उसे कंट्रोल करने के लिए भी स्टेप्स फॉलो कर सको। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, उनको लिस्ट आउट करना है कि ये ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि अगर हमें ये है कि हमें कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, हमें कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कार लॉन्च करनी है हमें एक अपनी। अब उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। एक ऑल्टरनेटिव है कि हम सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करें, फिर असेंबल करें, फिर लॉन्च करें। एक है कि हमने स्पेयर पार्ट्स सारे उसके कंपोनेंट्स बाहर से लिए, अलग कंपनी से लिए, और फिर उनको असेंबल किया और लॉन्च किया। हो सकता है कुछ हमारे हों कुछ उनके हों, और
असेंबल हम किसी और से करा रहे हैं और हमने उसको फिर लॉन्च किया। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करना है पहले, ठीक है। फिर हर उस ऑल्टरनेटिव का डेवलप प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस मतलब उनकी एक आउटलाइन फिक्स करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट आउटलाइन, व्हाट आर द लिमिटेशंस। हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रॉस एंड कॉन्स बनाने हैं और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। अब वो एक ऑल्टरनेटिव भी बेस्ट हो सकता है या एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हमें सपोर्टिव प्लान्स बनाने हैं, मतलब हमने एक मेन प्लान बना दिया कि हमें यहाँ पहुंचना है। अब छोटे छोटे प्लान्स भी तो बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर हमें कार लॉन्च करनी है तो सपोर्टिव प्लान्स की डेडलाइंस बनाएं कि पार्ट्स की डेडलाइंस क्या होगी, असेंबली की डेडलाइंस क्या होगी, तो सारे वो छोटे छोटे प्लान्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो वो सारा हमारा सपोर्टिव प्लान्स है। देन पुट द प्लान इनटू एक्शन एंड देन फॉलो अप, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस? लिमिटेशन में सबसे पहले तो बात ये होती है कि अनसर्टेनिटीज को हम कितना एक्यूरेटली असेस कर रहे हैं और कितना मिनिमाइज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत स्पेशल स्किल चाहिए। तो कई बार उन अनसर्टेनिटीज को हम राइट असेस नहीं कर पाते और इस लैक ऑफ एक्यूरेसी की वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। जैसे कि हमने सोचा कि ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे इतने टाइम में बन जाएंगे, 4 महीने में बन जाएंगे, लेकिन हमारी असेसमेंट ही गलत हो गई। 4 महीने में बन ही नहीं सकते थे, पता नहीं हमने क्या सोच के लिया। अब यहाँ से मान लो हम कहें कि कनॉट प्लेस जाना है, तो हमने कहा कनॉट प्लेस जाना है, ओ 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि हम 9 बजे निकल रहे हैं, जो ऑफिस पीक आवर्स होता है उसमें 1 घंटा भी लग सकता है। तो अब यहाँ पे तो आपने एक्यूरेसी गलत ले ली ना, आपने बहुत सारे और फैक्टर से उनको जज नहीं किया ना, तो वो गड़बड़ हो गई। फिर कई बार कॉस्ट, जैसे कि आप प्लानिंग करने में इतना कॉस्ट लगा दोगे कि उसका बेनिफिट हमें उतना नहीं मिलने वाला। मतलब आप उसको एकम्प्लिश करोगे, उसमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट हमने बहुत ज्यादा टाइम, वो कॉस्ट हमारा टाइम भी हो सकता है कि टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, या आपने इतनी मीटिंग्स बुलाई, फिर मीटिंग में आपने पूरा काम झाम सब किया और वो इतना जरूरत नहीं थी उसमें इतना रखने की। तो कई बार जो उसका इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उस पर इतना कॉस्ट लगा चुके होते हो प्लानिंग करने में, टू मच ऑफ प्लानिंग हो जाती है, ठीक है ना। कई बार एडवर्स इफेक्ट ऑन इनिशिएटिव, या हम कह सकते हैं कि रिजिडिटी भी हो जाती है। होता क्या है, आपने प्लानिंग बनाई, अब उससे क्या हुआ, आपने कहा अब ये ऐसे ही होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो प्लानर मैंने बनाया मैं उसी को फॉलो करूंगी। तो यहाँ पर अब आपके हिसाब से ये एक लिमिटेशन हो गई कि हाँ, हम जब कह रहे हैं कि मैम ऐसे करवा दो, तो आप ऐसे क्यों नहीं करवा रहे, हमारी नहीं चल रही। तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए की जिससे कि मैं इफेक्टिव प्लानिंग, जो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है वो फुलफिल कर पाऊँ। अगर मैं तुम्हारी सुनती तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को फुलफिल नहीं कर पाती। समटाइम्स प्लानिंग इज मस्ट, ठीक है, टू गेट बेटर रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। डिले इन एक्शंस, कई बार प्लानिंग के चक्कर में एक्शंस डिले होते हैं। इमीडिएट अगर कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत, मतलब प्लानिंग नहीं हम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लो हम ये है कि हम बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो हम सब घूमने जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने प्लान अभी से बना लिया, लेकिन अब ये बात बोलते ही हम रोज इस पे अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो यानी कि प्लानिंग ने हमारा टाइम वेस्ट किया। या अगर चलो घूमने जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अभी अगर मान लो कुछ इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो हम कहें ऐसे कैसे चले, अभी तुमने प्लान ही नहीं किया कि हमें वहां कैसे जाना है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें तो प्लान ही नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो एक्शन है वो डिले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो अगर उसके लिए पहले से कुछ प्लान किया ही नहीं था कि अगर कल को कुछ हो गया तो हम उसे कैसे डील करेंगे, अगर उन्होंने इसके लिए कुछ प्लान किया ही नहीं था और वो कहेंगे अभी तो इसकी हमें ऊपर से टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी हम इस पे एक्शन, भाई यहाँ पे मिस हैपनिंग हो गई, आप उनसे परमिशन लेने का टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट से एक्शन लो। अब प्लानिंग का टाइम थोड़ी ना है कोई इसमें, ठीक है। तो कई बार डिले इन एक्शंस हो जाते हैं प्लानिंग की वजह से।
और फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने बताया लिमिटेड हो ही जाती है, ठीक है ना। आप रिजिड हो जाते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशंस हो गई। फिर हमारे पास टाइप ऑफ प्लान्स है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? साल के लिए जो बनता है और जो सिंगल है वो किसी इवेंट के लिए बनता है। हाँ, तो सिंगल यूज प्लान हमारा जनरली कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है उसको अकम्प्लिश करने के लिए होता है, जबकि स्टैंडिंग प्लान्स हमारे किसके लिए हो रहे हैं? वो बार बार मतलब वो हमारा जेनेरिक प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये हमारे रेगुलरली यूज होते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस एज पर द नीड ऑफ आर। लेकिन जो सिंगल यूज प्लान है वो हो गए और अब वो नहीं दोबारा यूज होंगे, जब नेक्स्ट टाइम वो इवेंट होगा तब होंगे। अब मैंने तुम्हारे लिए जो शेड्यूल बनाया वो शेड्यूल में सोचो ना नेक्स्ट वाले बच्चों के लिए भी यूज करूं, तो ये तो सिंगल यूज प्लान है। लेकिन मेरे पूरे साल पढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? ये मेरा स्टैंडिंग प्लान है कि मैम तो ऐसे ही करती हैं, टेस्ट पे टेस्ट लेती रहती हैं, टेस्ट पे टेस्ट लेती रहती हैं। तो ये तो स्टैंडिंग प्लान हो गया कि मैं टेस्ट पे टेस्ट लेके तुमको प्लान खराब कर दूं तुम्हारी, ये मेरा स्टैंडिंग प्लान हो गया। बट सिंगल यूज प्लान क्या हुआ कि अभी हम 6 दिन में अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, फिर हम बचे हुए आगे के 3 दिन में क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल यूज प्लान हो गया, ठीक है। तो हमारा जो सिंगल यूज प्लान है वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सम स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, जबकि स्टैंडिंग प्लान हमारे बहुत ब्रॉडर है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के पॉइंट से बनते हैं। द सिंगल यूज प्लान की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती है तो डिस्कार्ड हो गए, इवेंट खत्म, प्लान खत्म। जबकि स्टैंडिंग प्लान ऐसा नहीं होता, वो तो चलते रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। सिंगल यूज प्लान में हमारे क्या आते हैं? बजट्स हो गए, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सिंगल यूज प्लान है। जबकि पॉलिसीज हो गई, रूल्स हो गए, मेथड्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, ये आपके स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव मतलब एंड थिंग, जो हमें अचीव करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपका कोशिश होनी चाहिए कि क्वांटिफिएबल टर्म्स में हो, मेजरेबल हो, कॉन्क्रीट से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव की एक टाइम डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, अचीवेबल होने चाहिए। ये मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल होने चाहिए एंड चैलेंजिंग भी होने चाहिए। बहुत इजी गोइंग ऑब्जेक्टिव ले लेंगे तो फायदा क्या, मतलब अचीवेबल हो लेकिन चैलेंजिंग हो, है ना, इजीली अचीव ना हो पाए, ये समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर स्ट्रैटेजी स्टार्ट। अब इन सब में कई बार क्या होता है, जब आपको केस स्टडीज होती हैं तो आपको ना सब एक जैसे से लगते हैं, तो उसके लिए सबके कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव का है एंड पॉइंट, अगर एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी की बात हम कर रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक एक्शन है, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की जनरल आउटलाइन की, कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसकी जनरल आउटलाइन क्या है, तो वो पॉलिसी है। जैसे कि मैकडी की पॉलिसी है कि वो अपनी जो भी चेन देगा उसको किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं होने देगा, ये सब भी फ्रेंचाइजीज। या एक जैसे कि अब तो ये हाँ, मैकडी में कोई भी रेस्टोरेंट ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ सेल्फ सर्विस नहीं होगी, हम सब कुछ सर्व करेंगे, तो ये भी उनकी पॉलिसी है। तो इस तरह से पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल जनरल गाइडलाइंस है टू ऑपरेशनल्स, कि हमारा जो ऑपरेशंस है वो इफेक्टिव रहे। और प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है हमारा स्टेप्स हैं। तो जहां पर भी हमें स्टेप्स की बात आती है कि एस्टैब्लिश रिक्वायर्ड स्टेप्स, वहां पे प्रोसीजर है, ठीक है। अब रूल्स क्या है? रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो रूल्स और पॉलिसी में क्या हुआ? पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस है, बट अगर कोई एक्सेप्शनल केस आए तो पॉलिसीज में चेंज। रूल्स हमारी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि स्ट्रिक्ट होती हैं, एंड नॉन एडहेरेंस ऑफ रूल्स आर ऑलवेज पनिशेबल। तो रूल्स अगर नहीं फॉलो होंगे तो पनिशेबल हैं, जबकि पॉलिसी नहीं फॉलो होने से भी पनिशमेंट हो भी सकती है, बट वो जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि हो।
फिर बजट्स क्या होते हैं? बजट्स का मतलब हो गया जो न्यूमेरिकल टर्म्स में आ गया। तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं उन्हें हम बजट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेजरेबल होते हैं, कैश बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या कह रही थी मैं? गवर्नमेंट बजट इज गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बजट की? नहीं, बजट गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट का बजट है। हाँ, तो वो पूरा हटा दोगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? उसमें तो सिर्फ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की है, जबकि यहाँ तो बजट सेल्स का भी हो सकता है, प्रोडक्शन का भी हो सकता है, कैश बजट भी हो सकता है। अरे तो वही तो बता रही हूँ मैं भी। तो मतलब बजट की डेफिनेशन यही तो हो गई कि जो हमारा एस्टिमेटेड होता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो हमारा बजट है। तो अब वो स्टेटमेंट हमारी किससे रिलेट कर रही है? क्वांटिफिएबल मेजरेबल फॉर्म में, वही तो बजट हो गया। फिर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में क्या होता है? डिटेल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है। अब इसके लिए देखो, बाकी जो चैप्टर है उसके लिए मैं इतना स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, लेकिन जो टाइप ऑफ प्लान है इसके लिए जरूर एनसीईआरटी को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ना, क्योंकि इतने माइन्यूट से डिफरेंस है कि उसकी एक एक लाइन से आपके जो केस स्टडीज होते हैं उसमें एज इट इज एक एक लाइन होती है। तो टाइप ऑफ प्लान्स के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एंड अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि तुमको जो भी चैप्टर मैं करा रही हूँ उस चैप्टर को साथ साथ रिवाइज कर लो, उसके केस स्टडीज कर लो, जिससे कि कोई भी डाउट आए तो अब जैसे कि हमारी जो कल क्लास होगी वो एक तरह से हमारी जो रिवीजन क्लास है वो लास्ट ही है। तो आपको जो भी डाउट्स हैं तो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि सारा बैठ के करो रात भर में, लेकिन एक बार ये तो देख लो कि अभी हमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि हम कल जो भी है खत्म करके वाइंड अप कर दें। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा हो गया? स्टाफिंग, चैप्टर 6। स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? Putting people to jobs. Right people at the right job with the right qualification and experience. तो स्टाफिंग हमारा प्रोसेस होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को पहले जज करना कि कितना है, और फिर फुलफिल करना, और सिर्फ फुलफिल ही नहीं करना, उसके बाद उनको ट्रेन भी करना, वो भी स्टाफिंग का है। तो स्टाफिंग कौन सा मैनेजरियल फंक्शन होता है? which helps to fill the vacancies और fill the organization structure। हमने जो organization structure बनाया उसमें जो हमने functional या divisional organization structure बनाया उसको fulfill करना staffing का काम है। ठीक है, उसमें तो हमने blank spaces बना दिए थे कि ये हमारा structure है, अब उसमें लोगों को बिठाने का काम staffing करता है। ठीक है, तो staffing में क्या क्या आता है? हमारे कून्स एंड ओडोनेल इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल नहीं, एम्प्लॉयज के लिए पर्सनल, टू फिल द रोल्स डिजिग्नेटेड इनटू द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है स्टाफिंग की? हमें जरूरत क्यों है स्टाफिंग की? ताकि जो भी रोल्स स्पेसिफाइड हुए हैं उनको फिल कर सकें। ह्यूमन मैन पावर, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उस पर एम्फेसाइज कर सकें। जो हमारे पास नॉलेज है वो कितनी अवेलेबल है, हमें कितनी नॉलेज और चाहिए, वो नॉलेज रिसोर्सेज को हम इम्पोर्टेंस दे सकें, उनकी अवेलेबिलिटी को फुलफिल कर सकें और स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर सकें। मतलब जिसका जो काम है वो करे, जिसका काम उसी को साँचे। मतलब क्या? दूजा करे तो ठेंगा बाजे। इसमें ढोली तार और ढोल बाजे नहीं होता? ढोली तारो ढोल बाजे, नींद उड़ जाएगी मेरी तो। बेटा ढोली तारो ढोल बाजे ना इसी कहावत के म्यूजिक को लेके बना दिया उन्होंने।
ढोली तारा ढोल बाजे नहीं है, पढ़ लेंगे। नहीं। मैं उस सेक्शन से यही सुना है। ढोल नहीं होता, वो ढोल होता है। ये लगाया है। तो कोफ्तियाँ deficiency हो गई है। सिर्फ पढ़ाती रहूंगी ना तो सो जाओगे अभी 10 मिनट में। सही है। सो गया है। हाँ। अब स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सो दैट जो भी हमारे कॉम्पिटेंट पर्सनल हैं फॉर वेरियस जॉब्स, उनको डिस्कवर कर सकें, उनको हायर कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को हम एनहांस कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ दे सकें, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन दे सके, उनका मोरल हाई कर सकें। इन सब के लिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। सबसे पहले इसका प्रोसेस कहता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में दो तरह से होती है, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड में क्या होता है? कितना काम है, लोगों की जरूरत है उसके लिए। कितना काम करना है। हाँ, कितने लोगों की जरूरत है? एक ही बात है। वर्कलोड का मतलब है हमें कितने लोगों की जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जबकि वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। और वर्क फोर्स एनालिसिस का क्या मतलब है? कितने अवेलेबल है। तो हमें वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस यानी कि हमें कितने अवेलेबल हैं वर्क फोर्स और हमें कितने चाहिए वो वर्क लोड, इन दोनों को हमें कंपेयर करके ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। जितना इनका डिफरेंस होगा उतने ही हम न्यू एम्प्लॉयज अपने यहाँ एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो जॉब है उस जॉब का रिलेटेड क्या क्या टास्क होंगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है। उस जो भी पर्सन उस जॉब को कैरी करेगा उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज क्या होंगी, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज क्या होंगी। यानी कि किसी भी जॉब पे काम करने वाले के अंदर क्या क्या पोटेंशियल होनी चाहिए, दैट इज जॉब एनालिसिस। ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्ट करना, यानी कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को अभी सिर्फ अट्रैक्ट करने हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से लेना है, मतलब जैसे हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज में और इंटरनल भी हैं, तो हमें किस तरह के स्टाफ को अपने यहाँ अपॉइंट करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स में हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव हमारे हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको अट्रैक्ट करना कि वो हमारी फर्म में अप्लाई करें। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट हमारे लिए पॉजिटिव है जबकि सिलेक्शन हमारे लिए नेगेटिव है। यानी कि सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब हम वेरियस स्टेप्स फॉलो करेंगे। अभी हम सिलेक्शन के भी प्रोसेस पढ़ेंगे। उन वेरियस स्टेप्स को फॉलो करके हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उनमें से हम अलग अलग स्टेप पे लोगों को हटाते जाएंगे। अब नेगेटिव प्रोसेस हो गया, एलिमिनेट करते जाएंगे और फाइनली हमें जितने चाहिए उतने लोगों को हम अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो सिलेक्शन हो गया। तो रिक्रूटमेंट हमारे लिए पॉजिटिव था कि हमने अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया। अब हम उनमें से एलिमिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर सिलेक्शन। अब एक बार सिलेक्शन हो गया तो उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, हमने उनको प्लेस किया, ओरिएंटेशन दिया। ओरिएंटेशन मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना, एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन लेना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, ये सब बताना। फिर उनको ट्रेन करना, क्योंकि उनके पास उनकी नॉलेज तो है लेकिन उस नॉलेज को हमारे यहाँ कैसे अप्लाई करना है वो ट्रेनिंग है। और फिर जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम अप्रेजल पे काम करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही ये देखा जाता है कि उनका प्रमोशन करना है, उनका करियर प्लान कैसे करना है। ठीक है, उनके कॉम्पेंसेशन में कितना हमें इंक्रीमेंट देना है,
या हमें उनको निकाल बाहर करना है। ये सब कुछ हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि स्टाफिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या मेन एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम कहेंगे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हो गया Training. और सिलेक्शन हो गया। तो 3 होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रिक्रूटमेंट जैसे कि मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट हमारे लिए एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल में क्या है, हमारे पास 2 ही सोर्सेज हैं, एक हमारे पास है प्रमोशन और या फिर ट्रांसफर। भाई इंटरनल में क्या ही करोगे आप, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को या तो प्रमोट कर दोगे या ट्रांसफर कर दोगे, और तो कोई तरीका है नहीं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका बेनिफिट ये है क्योंकि वो एम्प्लॉयज ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको हमें फर्दर ट्रेनिंग करने देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है और उनमें मोटिवेशन भी आता है। वेरी नेचुरल है, प्रमोशन अगर हम दे रहे हैं तो उसमें मोटिवेशन भी आ गया कि देखो मुझे अब बड़ी पोस्ट मिल गई है। ठीक है ना, तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं वो हमारे इसमें हम मिस आउट कर सकते हैं, वी कैन अफोर्ड इट। ठीक है, अब इंटरनली जॉब फिल करने से ये भी बेनिफिट होता है कि ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस की कॉस्ट भी कम है, हमारा टाइम भी कम लग रहा है, हमारे एम्प्लॉयज को भरोसा भी ज्यादा हम पे हो रहा है, उनको मोटिवेशन भी मिल रहा है। ये सब तो बातें सही हैं, लेकिन नुकसान क्या है, अब अगर ट्रांसफर की बात है तो कई बार हो सकता है कोई ट्रांसफर की वजह से वो एम्प्लॉय अभी अपने घर के पास के किसी ब्रांच में था और उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे किसी स्टेट में, यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, अब वो किसी दूसरे स्टेट में चला गया, तो या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होने से भी उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। ठीक है, अच्छा एक सर्टेन पीरियड के बाद जब प्रमोशन होना, पता है कि इतने सालों बाद तो प्रमोशन होगी, तो ऐसे में एम्प्लॉयज कई बार लेथार्जिक भी हो जाते हैं कि प्रमोशन तो हो ही जानी है तो क्या ही दिक्कत है। फिर क्या होता है, कंपटीशन को स्टॉप कर देता है, यानी कि अगर न्यू इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड, न्यू ब्लड आएगा, मतलब अगर हम एक्सटर्नल लेते हैं तो हमारा बाहर का नया ब्लड यानी कि नए लोग आएंगे तो थोड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, वरना सब अपने भाई भाई बन जाते हैं वहां, तो वहां तो कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ही नहीं। बायसनेस भी हो सकती है, ये भी एक नुकसान है कि इसमें बायसनेस होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है कि हम अपने नोटिस बोर्ड पे हमने लगा दिया कि हमें इतने लेबर की जरूरत है। जनरली जो हमारे बिल्कुल फैक्ट्री लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला मेथड लेते हैं कि बहुत इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमने बोर्ड पे लगा दिया कि भाई हमें इतने लेबर की आवश्यकता है और उतने हमें मिल गए। तो वहां पे वो कैजुअल लेबर होती है जो रेगुलर बेसिस पे कभी इस फैक्ट्री में कभी इसमें काम करती रहती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जैसे न्यूज़पेपर में हो गया, सब जगह, या वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू, जैसे कि इसमें मैं बोलूं कि लिंक्डइन के थ्रू जो होती है हायरिंग्स, वो एडवर्टाइजमेंट ही है एक तरह का कि लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग्स हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन होती है और अब तो प्राइवेट भी होने लग गए हैं, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जिनको भी जॉब करनी है वो अपने सीवी वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। ये एम्प्लॉयर है, इसको रिक्वायरमेंट है, ये वहां आएंगे, अपने काम के सीवी लेंगे और उनको कॉल करके बुला के बात कर लेंगे तो ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे प्राइवेट हैं वो बहुत सारी सर्विसेज भी दे देते हैं, जैसे कि पूरा जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है, इंटरव्यू एंड ऑल, उसमें से काफी सारा सिलेक्शन का प्रोसेस में से बहुत सारे स्टेप ये प्लेसमेंट एजेंसीज ही फुलफिल करके दे देती हैं। तो इससे एम्प्लॉयर को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है। ठीक है, फिर अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी रिकमेंडेशन ले लेना, कि जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हम रिकमेंडेशन लेते हैं कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त हो, भाई बहन हो, कोई हो तो बता दो, क्योंकि हम अगर किसी प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू लेंगे तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ देंगे ना कमीशन, तो इससे अच्छा अपने एम्प्लॉयज को देंगे रेफरल्स का, तो उनका भी बेनिफिट है।
और दूसरा वो थोड़े से ज्यादा बिलोंगिंगनेस फील करेंगे कि देखो ट्रस्ट होगा कि देखो हमारे कहने से यहाँ पे लिया, ठीक है ना। कैंपस रिक्रूटमेंट यानी कि किसी कॉलेज में जाके वहां पे जनरली एमबीएस, इंजीनियर्स, इन सब में कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत फेमस है। वेब पब्लिशिंग जैसे कि naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया, इंटर्नशाला हो गई, ये सब। तो एक्सटर्नल के फायदे क्या हैं? एक्सटर्नल के फायदे हैं कि आप क्वालिफाइड लोगों को अट्रैक्ट करते हो, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है एग्जिस्टिंग स्टाफ में। लेकिन नुकसान भी है, डिससेटिस्फेक्शन आता है कि देखो हमको नहीं लिया, हम इतने साल से काम कर रहे थे और हमारे ऊपर ये नए से, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अब वो बहुत यंग आईएएस ऑफिसर्स होंगे और उनके अंडर में जो काम कर रहे होंगे वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस लोग, 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस लेके वो लोग, वो कहेंगे ये आईएएस ऑफिसर, इसे तो पता भी नहीं काम कैसे करना है, सिखा तो हम रहे हैं और बन के आईएएस ऑफिसर हमारा बॉस ये बैठा है। तो वहां पे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। और ये सेम ही चीज कॉर्पोरेट में भी हो जाती है कि कोई एम्प्लॉय वहां बहुत दिनों से काम कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसकी जगह प्रमोशन तो हाईली एजुकेटेड को बाहर से अपॉइंट कर लेते हैं, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। तो ये सारा डिससेटिस्फेक्शन भी देता है। फिर सिलेक्शन मैंने बताया कि हमारे लिए एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एडवर्टाइजिंग का मोड है टेलीविजन, न्यूज़पेपर वगैरह सब। न्यूज़पेपर, टीवी, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, मतलब जितने भी हमारे पास सीवीज आए रिक्रूटमेंट स्टेप में, हम उसमें पहले से स्क्रीन आउट कर लेते हैं कि इनकी जो बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो हमारा बेसिक सा हो गया और उसको हमने स्क्रीनिंग करके छांट लिया। अब बच्चों को हमने सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुला लिया कि भाई तुम सिलेक्शन टेस्ट दे दो, ठीक है। जो हमारे सिलेक्शन टेस्ट है उसमें हमारे पास 5 तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे कि एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमें देखते हैं कि एक पर्सन में कितनी कैपेसिटी है न्यू स्किल्स को लर्न करने की। एप्टीट्यूड, स्किल ऑफ लर्निंग न्यू एप्टीट्यूड्स। फिर पर्सनालिटी, मतलब उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, ये सारा पर्सनालिटी में हम चेक कर लेते हैं। फिर ट्रेड टेस्ट कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल कितनी है, मतलब उन्होंने कहा कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ तो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या ये स्किल है उसमें। और इंटरेस्ट मतलब कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो बाकी सब तो बहुत क्लियर है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो होती है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट टेस्ट में, क्योंकि बाकी सब तो सिंपल अलग अलग हैं। अब देखो तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो है इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है लर्निंग न्यू स्किल्स। जबकि इंटरेस्ट टेस्ट में वो इन्वॉल्व कितना होता है, अपना इंटरेस्ट कितना शो करता है। एक इंसान में पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है पढ़ने के, लेकिन तुम पढ़ने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, है ना फर्क। सही बात है। तो वो हो गया। फिर टेस्ट, हाँ बोलो। एक पेपर में था कि उसमें कोई उसका स्टेप, उसमें सीए कोई हायर किया पर उसकी वो नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस बर्डन हैंडल करने का वो नहीं था उसमें। तो उसमें कौन से स्टेप? उसमें था, उस क्वेश्चन में था कि उन्होंने एक सीए हायर किया आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस मेजर्स एंड विच प्राइमरी स्टेप दे मिस्ड। तो प्राइमरी इनिशियल स्टेप, इनिशियल वर्ड लिखा था, इनिशियल स्टेप दे मिस्ड। तो इनिशियल स्टेप जो उन्होंने मिस किया वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, क्योंकि वो इनिशियल स्टेप है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप विच दे मिस्ड। बट अगर सिर्फ लिखा हो कि बर्डन हैंडल करने का था और उसने मिस किया तो टेस्ट में से कोई नाम लिखेंगे? हाँ, फिर टेस्ट में से उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिख दोगे अगर ऐसा कुछ आता है तो। फिर हम उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं कि उससे हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं। फिर हम उसका रेफरेंस, कि तुम्हारा कोई रेफरेंस है या बैकग्राउंड चेक है, वो लेते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्शन डिसीजन ले लिया कि हाँ भैया हमें सब तरह से पसंद आ गया, तो इसका सिलेक्शन हो गया। मेडिकल एग्जामिनेशन, जरूरी नहीं है कि जितने स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं हर एक जॉब में सारे ही स्टेप्स फॉलो हों। ये स्टेप एज पर द नीड ऑफ जॉब हमारा
जो भी नेचर ऑफ जॉब है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स डिफाइन होते हैं। ये हमने कॉमन स्टेप्स किए हैं। तो कभी भी ये असर्शन आए कि एवरी एम्प्लॉय हैज टू गो थ्रू ऑल द सिलेक्शन स्टेप्स, तो ये रॉन्ग असर्शन है। एवरी एम्प्लॉय को सारे सिलेक्शन स्टेप्स से नहीं जाना होता, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सिलेक्शन स्टेप्स होंगे उनको गो थ्रू करना कंपलसरी है। हाँ, तो अगर ये लिखा हो एन एम्प्लॉय हैज टू गो थ्रू ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन आ गया ना, तब तो ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का तो सारा लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि ऑल द सिलेक्शन स्टेप्स, तो हम वो नहीं कंसीडर करते। ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया, फिर उसको जॉब ऑफर दिया कि भाई ले लो, ये तुम्हारी जॉब है, हम तुम्हें अपनी कंपनी में ये सैलरी देंगे, और ये सैलरी देने के बाद हम ये इसमें ऑफर लेटर हमने एक तरह से उनको दे दिया कि आपकी क्या क्या वेकेशन छुट्टियां होंगी, सैलरी कितनी होगी, बाकी सारे पर्क्स। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके दे दिया, हमने उसे साइन कर लिया और वो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय बन गया। तो ऐसा जो हो सकता है हो भी, और ऐसा हो सकता है ना भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बॉन्ड होगा कि मिनिमम इतना हो। ये जरूर होता है कि छोड़ने के लिए आपको मिनिमम इतने दिन का नोटिस देना होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का नोटिस सर्व करना होगा। ट्रेनिंग पे कंपनी ने इन्वेस्ट करा हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल मैंने कहा ना, ये कोई रूल नहीं है। हो सकता है कंपनी खुद को भी ओपन रखे और तुम्हें भी ओपन रख दे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन टर्मिनेट यू एंड यू कैन लीव विदाउट एनी नोटिस, ऐसा भी हो सकता है। ये भी होता है ना कि जब कंपनी बोलती है 3 साल से पहले तो रेंट तो हाँ, तो बॉन्ड साइन, हाँ तो वो बॉन्ड साइन होता है। मैंने कहा ना, ये सारी चीजें कहीं कोई फिक्स्ड नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसीलिए हम इन चीजों को यहाँ पढ़ नहीं रहे। क्योंकि बॉन्ड साइन करना, अगर जल्दी छोड़ दी तो उसका कॉम्पनसेशन, ये तो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। इसको हम कितना पढ़ेंगे, ये तो जब आप जॉब में जाओगे तो आपको वहां का देखना होगा। ठीक है ना। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव है। रिक्रूटमेंट हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करता है, जबकि सिलेक्शन एलिमिनेट करता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट थोड़ा सिंपल है, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग में ट्रेनिंग एक कैसे काम पर्टिकुलर करते हैं, मतलब पर्टिकुलर जॉब या किसी काम के लिए होती है। डेवलपमेंट में कौन सा लेवल सबसे पहले तो एजुकेशन, आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। उसके बाद होता है ट्रेनिंग, जिसके अंदर उस नॉलेज को अप्लाई करना सिखाया जाता है। डेवलपमेंट, आफ्टर ऑल दीस थिंग्स योर ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग उसमें देखी जाती है। तो एजुकेशन आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है इन अ प्रोसेस्ड मैनर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज है। ये आपका पूरा एजुकेशन है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स वो डाल रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, आपको ये हेल्प कर रहे हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट और एनालाइज योर नॉलेज। तो एजुकेशन हमारा बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, देखिए ट्रेनिंग हमारा बहुत ही नैरो टर्म है। ट्रेनिंग आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड एक्विटेंस के लिए दिया जा रहा है। आप पहले से एजुकेट होकर आए हो, आप पहले से टीचिंग सीख कर आए हो, आप स्कूल में जॉब करने गए तो वहाँ के स्कूल के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे दी गई। आप इंजीनियरिंग पढ़ के गए हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रही है। तो कंपनी हमारे यहाँ का काम कैसे होगा, किस तरह से परफॉर्म करना है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बाय द रेगुलर एजुकेशन और उसके बाद ट्रेनिंग, फिर ये सारा प्रोसेस मिला के एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, एक किसी पर्सन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। कि रेगुलर ट्रेनिंग होके, जैसे हम कहते हैं ना कि उस कंपनी, जैसे कि गूगल के लिए कहा जाता है कि गूगल के एम्प्लॉयज को तो पहली बात तो गूगल के एम्प्लॉयज छोड़ते नहीं है, और अगर छोड़ भी देंगे तो उन्हें कोई भी कंपनी आराम से ले लेगी। क्यों? क्योंकि गूगल के एम्प्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग मिलती है कि वो ओवरऑल बहुत अच्छा डेवलप हो जाते हैं और उनकी वर्किंग स्किल बहुत इनहेंस हो जाती है। तो जितनी भी हमारी बिग 4 कंपनीज हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज को फटाफट दूसरी जॉब मिल जाती है, जबकि जो स्टार्टअप्स में जॉब करते हैं उनको जल्दी से दूसरी जॉब
नहीं मिलती, क्योंकि स्टार्टअप्स में अभी उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं आया है। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग तो मिल रही है लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या बेनिफिट है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ लर्निंग है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं, मोरल हाई करते हैं। और एम्प्लॉय के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि एम्प्लॉय का भी मोरल हाई कर रहे हैं, एम्प्लॉय की पर्सनल सैलरी में उनको हेल्प कर रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सब उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बेनिफिट हो गया। फिर अगर हम बात करें कितने तरह की होती है ट्रेनिंग, एक ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो क्या डिफरेंस है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम कैसे दे सकते हैं? इंटर्नशिप हो गई, अप्रेंटाइनशिप हो गई। तो जनरली इंटर्नशिप क्या होती है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लोग करते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते समय इंटर्नशिप्स करोगे। लेकिन अप्रेंटाइनशिप आपकी थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, स्किल एनहांसमेंट के लिए होती है। आपकी जो पढ़ाई है वो खत्म होने के बाद आप अप्रेंटाइनशिप करते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर ऑफ द जॉब में जैसे कि आपके पास इस तरह से होता है कि एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। वेस्टिब्यूल मतलब आप बिल्कुल सेम वैसा का वैसा एनवायरनमेंट बाहर बनाते हो और फिर वहां पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो। हाँ, जो भी मिसहैपनिंग्स है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेम एनवायरनमेंट में काम करना आ जाता है, सेम टाइप ऑफ मशीनरीज होती है, सेम वर्क फ्लोर होता है, सेम वर्क कल्चर होता है, वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब आपको उसके बारे में ओरिएंटेशन होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है। ऑफ द क्या इंडक्शन नहीं, वो ऑफ द जॉब आपको बताते हैं कि आपको ऑफिस में ये चीजें मिलेंगी, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, स्लाइड्स पावर पॉइंट्स के थ्रू। क्लासरूम लेक्चर्स भी हो सकते हैं ये। ठीक है, क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, कोचिंग हो गई, ये सब हमारी इस तरह से। क्या चीज वर्क प्लेस पे हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के चेहरों को देख देख के मेरा पढ़ाने का ज्यादा मन करा नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं सबको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही हूँ। जितना शॉर्ट में मैं बोल सकती थी मैंने उतना शॉर्ट में करा दिया, इससे ज्यादा शॉर्ट में मैं नहीं करा सकती थी। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड धन्यवाद।